इज योर बॉडी। माइंड से शुरू होके बॉडी में आने वाली हेल्थ इश्यूज को साइकोसोमैटिक हेल्थ इश्यूज कहा जाता है। मैं पिछले 8 सालों से उसी पर काम कर रहा हूँ एंड आगे भी मैं इसी फील्ड में काम करना चाहूँगा, क्योंकि इमोशनल इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच। नाउ मैम डॉक्टर रचैना जी, आप अपना एक इंट्रो हम सभी को शेयर करिए। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रचना बसंत है एंड मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड हेल्थ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैं इसी चीज़ को परस्यू करती हूँ एज वेल एज आई डू काउंसलिंग्स विद चाइल्ड। कुछ चाइल्ड काउंसलिंग्स हैं जो और रिलेशनशिप काउंसलिंग्स हैं, इन पे भी वर्क करती हूँ, सो फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर फ्यूचर एंड लाइफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर रचैना जी। अब डॉक्टर विकास दीक्षित जी, आप हमें अपना इंट्रो दें। नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से। सर, जैसा कि हम सभी को पता है, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, जिसके लिए हम सभी यहाँ पे गैदर हुए हैं, जिसके लिए हमने ये मीटिंग रखी है। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताइए, डॉक्टर विवेक मंत्री जी, कि सुसाइड क्यों करते हैं लोग? आखिर क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं? यहाँ पर सब मान्यवर एंड बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, फिर भी छोटे से कुछ रीजंस। बेसिकली सुसाइड अगर हम देखें आजकल के ज़माने में कहो या पुराने ज़माने से, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द बिगेस्ट रीजन फॉर गेटिंग इनटू सुसाइड इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर इंसान को खुद की कैपेबिलिटी, खुद की कैपेसिटी पे डाउट होना शुरू हो जाता है, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन फॉर सुसाइडल टेंडेंसीज जो आजकल कॉमन टीनेजर्स में देखा गया है, दैट इज बुलिंग, peer pressure, which is one of the worst things happening in India, especially for the teenagers. इंडिया में भी है, बाहर भी है। peer pressure सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो मैंने अनुमान लगाया है, अब तक देखा है कि इंडिया में भी एज कंपेयर टू फीमेल्स, मेल आर कमिटिंग मोर सुसाइड्स। इसके लिए सबसे मेन रीजन है कि हमारी पेरेंटिंग उसके लिए जिम्मेदार है। वेरी ऑनेस्टली, हम बचपन से ही बच्चों, स्पेशली लड़कों को कहते हैं, अरे तू लड़का है, लड़कियों की तरह क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉयज ट्राई टू सप्रेस देयर सिम्टम्स, दे ट्राई टू सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड फिर कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग ज्वालामुखी देखते हैं, ज्वालामुखी लाइफ में एक ही बार फटता है, बट जब फटता है तो सब पूरा ज्वल करता है। इसी तरह से मैक्सिमम जो सुसाइड्स हुए हैं मेल पुरुष प्रधान संस्कृति में, आज भी इसको पुरुष प्रधान संस्कृति कहा जाता है, बट फिर भी पुरुष सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं क्योंकि ज्वालामुखी फटता है। अगर बचपन से ही सही पेरेंटिंग की जाए एंड दोनों बच्चों को, गर्ल एज वेल एज बॉय, अगर अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अपने इमोशंस रखने की अगर इजाज़त दी जाए या उनको एनकरेज किया जाए, तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज काफ़ी हद तक रुक सकती है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इस तरह से क्लाइंट्स देखे हैं जहाँ पे पेरेंटिंग ही सही तरीके से नहीं हुई है तो बच्चा सप्रेस हो जाता है। तो ये मेरे कुछ छोटे से ऑब्जर्वेशंस थे। बाकी वेलकम अप विद अदर पैनल मेंबर्स। सर, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन गेम्स हैं, जैसे कि द ब्लू वेल गेम, द फायर चैलेंज। सर, इन सब गेम्स के चलते बहुत सारे युवाओं ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप अपनी राय दीजिए। एनी गेम, ऑनलाइन गेमिंग या आजकल जो भी चल रहा था, मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं दूंगा, बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज किसी गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, रमी सर्कल को प्रमोट करते हैं। ऑल दिस गेमिंग ऐप्स या इस तरह के जो चैलेंज ऐप्स होते हैं, बेसिकली जो लोग थोड़े से डिप्रेस होते हैं या जिनको इन घर में एक तरह का क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस नहीं मिलता है, दे ट्राई टू गेन देयर सिग्निफिकेंस आउट ऑफ द चैलेंजिंग एप्स। वहाँ पर वो जैसे ही वो जीतना शुरू करते हैं, उनको वो सिग्निफिकेंस मिलना शुरू हो जाता है एंड उस वक्त उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। डोपामिन इज अ हैप्पी केमिकल व्हिच डॉक्टर विकास दीक्षित नोज बेटर देन मी। तो डोपामिन इज अ हैप्पी केमिकल। ये लोग
जैसे ही उसका एडिक्शन में चले जाते हैं तो उनको कंटिन्यूसली फिर वो गेम खेलने की आदत बन जाती है। एंड एक वक्त ऐसा आ जाता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर जैसे ही उस मोमेंट पे वो हार जाते हैं उस गेम में, immediately their entire system collapses and they get into the suicidal tendencies also. तो ये डोपामिन रिलीज करने वाले गेम, क्यों डोपामिन इज अ हैप्पी केमिकल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डोपामिन गलत जगह पे जनरेट अगर होने लगा तो वो इंसान को सुसाइडल टेंडेंसी पे लेके जाता है, क्योंकि जैसे सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा इंसान टूट जाएगा। तो ऑनलाइन गेमिंग very honestly is one of the biggest challenge which even parents are facing, doctors are facing. मैं hypnotherapist हूँ, विकास जी psychiatrist है, he must be also regularly seeing the challenges. Biggest challenge is the online gaming, क्योंकि पेरेंट्स को आजकल टाइम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ऑनलाइन गेमिंग, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। तो बच्चा करेगा क्या, क्योंकि एज मंकी बिहेव्स लाइक अ मंकी, सिमिलरली पेरेंट्स मोबाइल देख के बैठेंगे, बच्चे भी मोबाइल ही देखते हैं। पेरेंट्स रात को 2-2 बजे तक अगर मोबाइल देखते बैठते हैं तो बच्चे भी वही करने की कोशिश करते हैं, एंड देन दैट गोज इनटू दैट गेमिंग ऐप। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ गेमिंग करते हैं। दिस गिव्स दैट आइडिया ऑफ टू द चाइल्ड कि हाँ मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं मतलब मैं भी गलत नहीं कर रहा हूँ, एंड दे गेट इनटू दैट पर्टिकुलर टेंडेंसी। ऑनलाइन गेमिंग वो उनका बिजनेस है, बट पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चिल्ड्रन दैट वेयर टू स्टॉप। वो बॉर्डर लाइन हमें रोकनी चाहिए, उनका बिजनेस है वो करेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर वी नीड टू ड्रॉ अ फाइन बॉर्डर लाइन। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा डॉक्टर रचना जी से है। मैम सुसाइडल टेंडेंसी क्या होती है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? थैंक यू अर्शित फॉर दिस क्वेश्चन। देखो सुसाइडल टेंडेंसी आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो? कुछ लोग हैं आपसे बात करते करते अक्सर आपको कहेंगे कि मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। बट देर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक जो होते हैं फेक करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, एक होते हैं जो रियल होते हैं। सो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम? ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए बड़ा डेंजरस सा हो जाता है, बिकॉज सामने वाला एक्चुअली आपको सिग्नल्स दे रहा है कि आप सुसाइड कर सकते हैं, इज इन सुसाइडल टेंडेंसी, या वो आपसे अपनी मर्जी के काम करवाने के लिए वो उस टेंडेंसी को आपके सामने शो कर रहा है। सो जो सुसाइडल टेंडेंसी एक्चुअल वाले लोग होते हैं वो एक आध बार हिंट देंगे, बट इन वेरी सब्टिल वे, और हर कैसे उनके एक्शंस ज्यादा प्रूव करेंगे रादर देन देयर वर्ड्स। तो आप एक्शंस को नोटिस कर सकते हो कि दे विल बी साइलेंट, दे विल बी अलूफ, वो चीज़ों से कट ऑफ करने लगते हैं अपने आप को धीरे धीरे। आपकी जो बिलोंगिंग्स उनके पास हो या आपसे कोई बात हुई तो दे विल गो साइलेंट, वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, वो साइलेंट मोड में जाएंगे। ठीक है, जो होना है होना। एक होता है ना कि छोड़ दिया सब कुछ वाली टेंडेंसी। तो जब वो टेंडेंसी आपको किसी इंसान में दिखने लगी कि वो आपसे झगड़ना छोड़ दे, आपको आर्ग्यू करना छोड़ दे, आपसे फाइट करना छोड़ दे, तो व्हेन इट कम्स विद द फ्लाइट मोड तो वो कहीं ना कहीं आपको सुसाइडल टेंडेंसी में ले जाता है। एंड स्पेशली ऐसे लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो एक्टिव होंगे क्योंकि कुछ शो करने के लिए कि हाँ वी आर नॉर्मल, बट एक्चुअली इंटरनली दे आर नॉट नॉर्मल। और जो लोग आपसे फाइट करते हैं वो उस टेंडेंसी में उतने नहीं होते। मे बी दे कैन गो लेटर ऑन जब उनके साथ वो सिचुएशंस क्रिएट हो, बट नॉट डायरेक्ट। थैंक यू सो मच मैम। मेरा अगला सवाल डॉक्टर विकास दीक्षित जी से है। सर आप ये बताइए कि कौन से ऐसे व्यवहार आत्महत्या के लिए चेतावनी संकेत होते हैं, कैसे बिहेवियर्स होते हैं जो हमें संकेत करते हैं कि आत्महत्या कोई कर सकता है? सर यू आर ऑन म्यूट। हेलो। हाँ अभी आई चलो थिंक देखिए क्या है कि हम लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई सुसाइड करने वाला है तो हमको बताने थोड़ी ना वाला है, वो थोड़ी बोलेगा हम सुसाइड करेंगे, वो तो चुपके से जाकर के सुसाइड करेगा। और इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं करने वाला है। ये बहुत ही गलत धारणा है। रिसर्च ये बताती है कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने कम से कम 4-6 बार 8-10 बार
अपने मुंह से खुद अपने रिलेटिव्स को, नियर एंड डियर वंस को ये बताया है कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो वो वर्बली बताते हैं। तो अगर कोई आदमी, इंसान खुद से बता रहा है तो उसको हल्के में ना ले, ये मत सोचे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इस प्रकार की टेंडेंसी ना पाले। अगर कोई बता रहा है तो बहुत सीरियस ले, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, अगर किसी के बिहेवियर में आपको ड्रेस्टिक चेंज मिले, सडन बिहेवियरल कोई आपको चेंजेस मिल जाते हैं, कोई इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस था, अचानक से बहुत चीयरफुल हो गया है, या कोई बहुत चीयरफुल था, अचानक से बहुत शांत हो गया है, तो कोई ड्रास्टिक ऐसा बिहेवियरल चेंज मिल जाए तो हम लोग सोच सकते हैं। कोई इंसान अगर थोड़ा सा सीडो फिलोसॉफिकल बातें करने लग जाए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इस प्रकार की चीजें अगर डिस्कस करने लग जाए तो हमको थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए। कोई अगर ऑनलाइन गूगल वगैरह पे इस प्रकार की सर्चेस करे या इस तरीके के सामान इकट्ठा करने का प्रयास करे तो हम लोग जो है इसके बारे में सोच सकते हैं। कोई अगर अपनी विल वगैरह बनाने के बारे में बात करने लगे कि मैं तो अपनी विल बनाना चाहता हूँ, इस तरीके की चीजें, तो भी हमको सोचना समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है कुछ चीजें हो सकती है। और अगर कोई डिप्रेशन का स्पेशली पेशेंट है, और डिप्रेशन का पेशेंट अगर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में जब हो जाता है तो उस समय पर उसको इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सके। इसलिए डिप्रेशन के पेशेंट में जब थोड़ा सा सुधार आने लगता है, नॉर्मल होने लगता है, उस समय टेंडेंसी बहुत हाई हो जाती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये सारे जो है वो साइंस हो सकते हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि डिप्रेशन से कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कितने प्रतिशत लोग डिप्रेशन के कारण सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं सर, या हम कह सकते हैं डिप्रेशन में आकर? देखिए कैसा है कि ज्यादातर जो सुसाइड्स होते हैं उसमें देखा गया है कि मेजॉरिटी केसेस तो अंडरलाइन डिप्रेशन की वजह से ही होते हैं। प्राइमरी रीजन चाहे कुछ अलग भी हो, पर जो टर्मिनल रीजन है वो यूजुअली डिप्रेशन ही होता है एंड में आकर के। रेयरली ऐसा होता है, आप सोच सकते हो 1-2% या 5% केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो इंसान थ्रेटन करना चाहता है, जैसे मैडम बता रही थी सीडो सुसाइड के बारे में, कि वो सुसाइड के बारे में आपको कह तो रहा है बट वो जस्ट धमकी दे रहा है या आपको कंट्रोल में लेने के लिए कह रहा है, और फिर वो जस्ट धमकाने की वजह से एक्सीडेंटल कुछ हो जाए, तो वो केसेस बहुत कम 1-2%, 5% होते हैं। बाकी मेजॉरिटी केसेस जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 80-90% केसेस में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग कॉज होता है। अदर कॉजेज एडिक्शन के केसेस भी हो सकते हैं, अदर कॉजेज जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, साइकोसिस भी हो सकते हैं, बट लेकिन एंड ऑफ द डे जाकर के वो डिप्रेशन ही टर्मिनेट करते हैं। और फिर डिप्रेशन की वजह से ही जब उनको लगता है कि अब जीवन जीने की इच्छा नहीं रह गई है, जीवन में कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है, और होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस हो जाते हैं, तब जाकर के वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक मंत्री जी से, डॉक्टर विवेक मंत्री से। सर हम देख सकते हैं कि रिसेंटली बहुत सारे कोटा के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। सर क्या इसके लिए एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है? कोटा स्टोरी नेटफ्लिक्स पे मैंने भी देखी है, कोटा फैक्ट्री, रोज टीवी पर भी न्यूज़ देखते हैं। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार ऑनेस्टली नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, एजुकेशन इज अ सिस्टम एंड इट विल ड्राइव पीपल ऑलवेज। यहाँ जिम्मेदार हैं पेरेंट्स, क्योंकि हम अपने बच्चों को, ठीक है, हर पेरेंट चाहता है कि अपना बच्चा बेस्ट हो, अपना बच्चा टॉपर बने, बट उस टॉपर बनने के चक्कर में हम अपने बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बोझा लादते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एंड देन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द वे। एक तरह से हम उसको, मतलब बचपन में जो सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी, वो मेंढक की और बैल की। मेंढक देखता है तालाब का मेंढक बाहर बैल को देखता है, बैल की तरफ फूलने की कोशिश करता है। एक मेंढक कभी बैल नहीं बन सकता है। मेंढक अपने हिसाब से बड़ा होगा, बैल अपने हिसाब से बड़ा होगा।
So parents have to understand what is their child exactly, where is his emotional quotient, where is his liking, what is his liking. सबसे पहले तो वो डिफाइन करो कि सच में आपका बच्चा वहाँ जाना चाहता है क्या. हम तो पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, उसका बेटा डॉक्टर बन गया मेरा क्यों नहीं, इसका बेटा इंजीनियर IITian बन गया मेरा क्यों नहीं. इस चक्कर में हम अपने बच्चों को भेजते हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए. आई एम नॉट नेम एज ए पर्टिकुलर सिटी बट हर जगह होता है कि जहाँ पे पीयर प्रेशर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर अपने बच्चे पे जबरदस्ती डाला जाता है. वहाँ बच्चे जाने के बाद वो एजुकेशन सिस्टम है, बिकॉज दैट इज लाइक इट इज मेंट टू शार्पन योर सॉल्व. आई विल नॉट ब्लेम दैट एजुकेशन सिस्टम. इट इज मेंट फॉर दैट कि आपका दिमागी तौर से आप इतने अटेंटिव हो जाओ क्योंकि आगे जाके आप IITian या अच्छे किसी कॉलेज में जाके आप उतने काबिल बन जाओ. बट उतना प्रेशर बच्चा हैंडल कर पाएगा कि नहीं, ये सबसे पहले पेरेंट्स को सोचना चाहिए. सेकेंडली, ये मेरा मानना है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो एडमिशन देते हैं ऐसे बच्चों को, इन लोगों ने भी पहले उनकी साइकियाट्रिक टेस्ट या उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट कर देनी चाहिए दैट वेदर दे आर केपेबल टू हैंडल दिस प्रेशर्स. अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी किताब है, ऑनेस्टली एवरीवन शुड रीड इट, व्हाई ज़ीब्रास डोंट हैव अल्सर, व्हाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर. ये किताब सबने पढ़नी चाहिए. प्रेशर कितना हैंडल करना है कितना नहीं, ये पेरेंट्स ने भी सोचना चाहिए. अपने बच्चे को आगे भेजने से पहले उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने एक पैरामीटर रखना चाहिए दैट आर यू पासिंग दिस पर्टिकुलर प्रेशर टेस्ट. उसकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, उसका नीट का स्कोर देखा जाता है, उसके बाकी के स्कोर देखे जाते हैं. बट वो मेंटल प्रेशर उतना हैंडल कर पाएगा कि नहीं, इस तरह की भी कोई टेस्ट विकास दीक्षित जैसे जो रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं उन्होंने कोई ऐसे पैरामीटर्स बनाने चाहिए जहां पर वो प्रेशर हैंडल करने के लिए बच्चा केपेबल है कि नहीं, तभी उसको एडमिशन दो वहां पे. वहां जाकर पिसने से अच्छा है कि वो पहले ही पता चले कि हाँ आई एम नॉट एबल टू डू इट. एंड फिर अगर उसके लिए कोई अगर प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, शार्पनेस हो सकता है, तो दैट इज फाइन. बट वहां जाने के बाद जब उनको पता चलता है कि अगर मैं तो समुद्र में आ गया अभी डूब रहा हूँ, देन दे ट्राई टू कमिट सुसाइड. तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के प्रति एक्सपेक्टेशन सही रखनी चाहिए एंड एजुकेशनल सिस्टम को भी पैरामीटर्स रखने चाहिए. एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, एजुकेशन सिस्टम जस्ट नीड्स टू बी मॉडिफाइड बाय सर्टेन पैरामीटर्स. ये मेरा पर्सनल मानना है. थैंक यू. थैंक यू सर. सर मेरा सर राहुल जी कुछ कहेंगे. सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि अभी आप जैसे स्टूडेंट्स को लेकर बोल रहे थे कि मतलब स्टूडेंट्स को लेकर कि इनकी सुसाइड वगैरह होती है, तो सर अगर जो फार्मर्स हैं, अभी महाराष्ट्र का एक डेटा हुआ है 73 फार्मर्स सर जो कमिटेड सुसाइड किया उन्होंने. चंद्रपुर की बात है सर, ये जनवरी टू लेकर जुलाई तक सर 2023. तो सर इसमें तो मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स तो होंगे नहीं क्योंकि फार्मर्स हैं तो इनकी एज भी ज़्यादा होगी. तो सर इस पे क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह कुछ खराब हैं या इनको लेकर कैसे देखा जा सकता है? नीरज जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है. अगर हम 2022-2023 का अगर डेटा देखते हैं इंडिया का सुसाइड रेट्स का, तो इंडिया में महाराष्ट्र के फार्मर्स ने जितने सुसाइड की है वो सबसे ज्यादा है. यहाँ पर क्योंकि आप पहला जो सवाल पूछा गया था मैडम ने वो स्पेसिफिकली कोटा फैक्ट्री कोटा के रिलेटेड था, बट आपका जो सवाल है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज. यहाँ पर गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज, लोन पॉलिसीज, इस तरह को सबसे पहले रीडिफाइन करना चाहिए. It is important to understand before even giving loans and even after giving the loans कि आप किस तरह से उसके पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हो. अगर कोई पे नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए क्या बेल आउट प्रोसीजर्स है, उनको ईज आउट अगर किया जाए तो डेफिनेटली ये सुसाइड अटेम्प्ट्स कम हो सकते हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए पिछले कुछ सालों में एंड पिछले 2 सालों में तो सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट पॉलिसी से भी ज्यादा बैंकिंग प्रोसेस एंड बैंकिंग प्रोसेस में ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं इनको अगर सही तरीके से समझ दी जाए कि भाई आप इंसानों से डील कर रहे हो, मशीनों से नहीं डील कर रहे हो, तो ये काफी हद तक चीजें ठीक हो सकती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स फार्मर्स के सुसाइड्स या इस तरह के जब सुसाइड्स होते हैं लोन से रिलेटेड, तो लोन रिकवरी एजेंट्स आर पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन द पर्सन कि फिर बाद में वो इंसान एक सोशल ऑब्लिगेशन के खातिर बदनामी की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से फाइनली सुसाइड का चॉइस ले लेता है. यहाँ पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए एंड दे शुड डिफाइन द पॉलिसीज की लोन
जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ डायरेक्टिव्स दिखाने चाहिए कि इसके आगे जाके आप बात नहीं करोगे कस्टमर से, क्योंकि ये लोग जाके किस तरह से धमकाते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सभी लोगों को पता है। तो वो डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट ने सेट करने चाहिए बैंक के लिए भी एंड लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए भी, तो ये काफी हद तक कम हो सकता है। थैंक यू सर, होप आई हैव रिप्लाइड योर आंसर। सर गुड आफ्टरनून। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि दिमाग का ये है और सोच का ये है, तो मेरा सबसे पहला छोटा सा है कि ब्रेन वॉश क्या है। दूसरा, गूगल पर कोड्स भरे पड़े हैं हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में, जिसमें हम खुद ही क्वेश्चन ढूंढते हैं और खुद ही एक आंसर ढूंढ के डाउनलोड किया, भेज दिया। बट ये कैसे पता चलेगा कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है? कई बार होता है कि हम लोग सामने वाले को देखते हैं, यार इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, बट जिसके साथ हो रहा है उसको ही नहीं पता होता। इतना ज्यादा भरोसा करता है वो किसी पर, कैसे होगा सर, कैसे मैनेज करेंगे? ब्रेन वॉश बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी चीज को कंटिन्यूसली दोहराते हैं, आप पे कोई भी, हम मतलब कंटिन्यूस, जब अपनी सोसाइटी होती है, मम्मी डैडी होते हैं, कोई भी होते हो, एक पर्टिकुलर चीज जब कंटिन्यूसली दोहराई जाए तो आपका कॉन्शियस माइंड एक वक्त पे बाईपास हो जाता है। योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स एक्टिंग, एक्सेप्टिंग इट एज अ बिलीफ, एंड वो आपकी बिलीफ बन जाती है। सबसे बड़ी बिलीफ जो है ये होती है, बचपन से ही हम सब लोगों ने देखी है कि बच्चा 6-7 साल का बच्चा होता है, बेचारे को बाहर खेलने जाना होता है, बाहर बारिश होती है, माँ बाप बच्चे को क्या बोलते हैं, बाहर जाएगा, भीग जाएगा, बीमार पड़ेगा। दैट इज अ बिलीफ विच यू आर गिविंग टू द चाइल्ड, एंड ऐसा जब आप कंटिन्यूसली उसकी बिलीफ बनाते हो तो वो बिलीफ चाइल्ड की स्ट्रांग हो जाती है, अगली बार बारिश में जाएगा तो वो बीमार पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग का कंसेप्ट जब हम कहते हैं, तो ब्रेन वॉशिंग हम किसी भी चीज में दे सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूसली दोहराओ, जब पॉजिटिव वे में अगर आप ब्रेन वॉशिंग कहते हो, पॉजिटिव वे में ये हो सकता है कि एक्ट एज इफ थिंग्स आर हैपनिंग, एक्ट एज इफ थिंग्स आर हैपनिंग, कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम इन प्रोसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि सपोज इफ आई स्टार्ट सेइंग आई एम अ मिलेनियर, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तू बेवकूफ है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बट आई एम इन प्रोसेस ऑफ बीइंग अ मिलेनियर। तो ब्रेन वॉशिंग को अगर आप पॉजिटिव वे में देते हो, कंटिन्यूसली पॉजिटिव अफर्मेशन से एज ए प्रोसेस, इट कैन वर्क पॉजिटिव। बट अगर नेगेटिव वे में जाए तो ये इंसान के पूरे जहन को खराब कर सकता है। So it depends upon how that particular command is given or taken from Google. And दूसरा, friends, सभी से request है, stop being Google doctors, especially about mental problems, especially about medical problems, because doctors know the best, they are your saviors. And हमने कोविड के टाइम पर भी देखा है, thanks to all the doctors who have worked in this field. So don't be Google doctors for any of your medical symptoms. जाके प्लीज ये मत देखिए कि मुझे आज थोड़ा सा लोनली लग रहा है, मैं जाके क्या करूं, जाके अपने पेरेंट्स से बात कर दो, मम्मी डैडी से, दोस्तों से बात कर दो। ब्रेन वॉशिंग से बचे, गूगल डॉक्टर होने से बचे। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन ये है, मेरा नाम रजनी वर्मा है और मैं फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ। तो अभी तक यही होता है कि अभी जैसे कि एक सिचुएशन आती है कि कोई भी आया, आपका क्लोज फ्रेंड आया आपके पास और आपसे काफी टाइम से डिप्रेशन में हो और आपसे आके ये बोला कि मुझे सुसाइड करने का मन हो रहा है, बहुत ज्यादा एकदम सीरियस है उसका, उस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए मैम? रचना मैडम शायद डिस्कनेक्ट हुई हैं। कैन आई ट्राई टू आंसर? या विकास जी प्लीज, आप साइकियाट्रिस्ट है, यू टेक ओवर। देखिए बेटा, अगर आपको कोई आपका फ्रेंड ये बता रहा है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है या उसके, ठीक है, कई बार होता है कि अगर वेंटिलेशन जो होता है, वेंट आउट कर लेता है कोई पेशेंट, कोई इंसान, तो आधी प्रॉब्लम उसकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो आप जो बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो ऐसे इंसान को, अपने 2 कान प्रोवाइड कर सकते हो, 2 ईयर्स प्रोवाइड कर सकते हो। पहली बार तो उसको बहुत अच्छे से सुनो, उसको समय दो। अगर किसी के मन में सुसाइड की आइडिएशंस आ रहे हैं
तो जो है अगर उसको ये लगता है कि लोग उसको सुनना चाहते हैं, उसका कोई परिवार है, उसके कोई फ्रेंड्स हैं, उसके कोई रिलेटिव्स हैं, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। आधा डिप्रेशन, आधा सुसाइडल आइडिएशन उससे खत्म हो जाएगा पहला। दूसरा, अंडरलाइन कॉज असेस करने का कोशिश करो कि क्यों उसके मन में इस प्रकार के विचार। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके फैमिली मेंबर्स को तुरंत बताइए कि इसके मन में जो सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, सुसाइडल आइडिएशंस अगर किसी के भी मन में आए तो 3-4 सेफ्टी मेजर्स लेने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक सेफ्टी मेजर होता है कि ऐसे इंसान को कभी अकेला ना छोड़ा जाए, एक आदमी जो है उसके साथ हर समय लगे रहे। तो वन रिलेटिव, मतलब एक इंसान उसके साथ जिसको भी सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं उसके साथ हर समय रहे, क्योंकि ये सुसाइडल आइडिएशंस टेम्परेरी रहते हैं, ट्रांजिएंट रहते हैं, कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो उसको अकेला ना छोड़ा जाए, एक बात। दूसरी बात, उसके पास कोई हार्मफुल जो चीज है वो ना रहने दी जाए। मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, कोई रस्सी है, कोई इस प्रकार की कोई चीज है, कोई बहुत सारी मेडिसिन, सर जैसे लाइजॉल ये सब। एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लाइजॉल वगैरह। तो इस प्रकार के कोई हार्मफुल चीजें उसके साथ, उसके पास में ना रहने दिया जाए। तीसरा, आप उसको ना किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास रिफर कर सकते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप उसको खुद लेके जा सकते हो, या उसको आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का नंबर दे सकते हो, वहां पर वो जाकर के जो है वो अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं। तो अगर वो मान लीजिए फिजिकली नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन वो जाकर के सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन अवेलेबल है गवर्नमेंट की, वहां पर जाकर के अपनी बातचीत कर सकते हैं। वहां पर प्रोफेशनल्स रहते हैं, वो उसकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। और अगर उसको कोई साइकेट्रिक इलनेस डिटेक्ट होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जरूर हो सकती है, पॉसिबिलिटी एक है, तो उसको साइकोथेरेपी या काउंसलिंग जिसे बोलते हैं उसके थ्रू, और इसके अलावा मेडिकेशंस के थ्रू उसकी हेल्प की जा सकती है। ठीक है, अभी जी सर। विकास सर से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि सर ये जो नॉर्मल नहीं होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, या जो लोग थोड़ा सा रहते हैं, जो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या इन लोगों के मन में भी सुसाइड या इस तरीके के विचार आते हैं, आ सकते हैं? और अगर आते हैं तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब वो क्या क्या रिएक्शन होता है उनका, हम कैसे समझें? सिंपल सी चीज है कि सुसाइड करने का अगर मेरे मन में आ रहा है तो इट मीन मैं थोड़ा समझदार हूँ कि हाँ यार परेशान हो गए, अब नहीं कुछ हो रहा है। बट जब मैं मेंटली रिटार्टेड हूँ या वो, तो नॉर्मल सा सर ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे अपने इसके लिए, क्या इन लोगों के दिमाग में भी ये सब चीजें आती हैं? राहुल जी, काफी थॉटफुल क्वेश्चन है आपका। काफी टफ क्वेश्चन है। कैसा है कि जैसे स्पेशल जो चाइल्ड रहते हैं, जैसे ऑटिस्टिक हो गए या मेंटली रिटार्डेड हो गए, है ना, तो अगर मेंटल रिटार्डेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट आईक्यू लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, इस तरीके का। तो जो बहुत सीवियर या प्रोफाउंड लेवल का जिनमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, उनमें तो बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस ऐसा वो कर पाएंगे ऐसा सोचना मुश्किल है। पर अगर कोई माइल्ड मेंटली रिटार्डेड है तो बिल्कुल वो देखिए क्या होता है, नॉर्मल आईक्यू जो होती है वो 100 होती है, तो 190 से 110 तक नॉर्मल होती है, और 70 के नीचे मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो 70 से 50 के बीच में जो है काफी हद तक जो है थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस उसको हो सकती है। तो वो इस प्रकार के सीवियर प्रोफाउंड केसेस है, वहां पर तो कहना मुश्किल है, पर जो माइल्ड केसेस हैं उनमें जरूर इस प्रकार के सुसाइडल आइडिएशंस आ सकते हैं कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो सोसाइटी में किस प्रकार से जो है फ्लरिश करें। तो ये सब सोच करके वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनको भी सुसाइडल आइडिएशन आ सकते हैं। पहचानने के तरीके वही सेम है। यूजुअली मेंटल रिटार्डेड या ऑटिस्टिक बच्चे चिड़चिड़े ज्यादा हो जाते हैं, मतलब बच्चों में जो डिप्रेशन का साइन है वो चिड़चिड़ेपन, इरिटेबिलिटी, एंगर जिसको बोलते हैं, उससे प्रेडिक्ट हो सकता है। बच्चे खेलना बंद कर सकते हैं कि खेलने जा रहे हैं,
और फिर बिहेवियरल चेंज अगर आपको उनके पेरेंट्स को नजर आता है कि सडन कोई उनका बिहेवियरल चेंज हो गया है तो वो सोच सकते हैं कि कुछ ऐसी दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सर। सर एक छोटी सी चीज और कि जैसे आप हैं, हम हैं, सभी को अपनी लाइफ में या हर रोज हफ्ते कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं हम लोग। किसी छोटे बच्चे पे गुस्सा होकर डांट दिया कि खेल लो, अभी तक पढ़ने नहीं गए हो, या क्या सब्जी बनाई है, वो कुछ भी हो सकता है डेली रूटीन में। तो कहा जाता है कि गुस्सा मत होइए, शांत रहिए। तो नेचर ने ये गुस्सा गुण भी दिया है, तो क्या ये जरूरी नहीं है लाइफ के लिए, या ये एबनॉर्मल ही है? गुस्से को हम बिल्कुल ये लक्ष्य नहीं रखते हैं, या किस लेवल तक गुस्सा जायज है? देखिए, गुस्सा हर लेवल तक जायज है। जैसे कि इमोशंस जो है, चाहे वो खुशी का इमोशन हो, चाहे वो दुख का इमोशन हो, गुस्से का इमोशन हो, एंजाइटी का इमोशन हो, हर इमोशन जो है वो न्यूट्रल इमोशन है, ठीक। और हर इमोशन का अपने आप में कोई ना कोई रोल है ना। अब तो बहुत गुस्से आम चीजों पर तो भारत आंदोलन पर इन लोगों को गुस्सा नहीं आता तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। वहां पर मतलब बेसिकली क्या है, पर हम लोग गुस्सा, जो आप गुस्से की जिस कर रहे हैं वो क्या है कि हमारे साथ जो आपका चेंज किया जा सकता है। ये बिहेवियर को एंगर मैनेजमेंट के थ्रू जो है, एंगर मैनेजमेंट करके एक साइकोथेरेपी में सेशन उसके थ्रू सकता है मैनेज करे। जब साथ हो तो हमारा कुल में नहीं रहता आई होगी जिस पर हमको गुस्सा आ रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये होना चाहिए, एक्सेप्ट एंड एक्ट। अगर सिर्फ ये एक लाइन हम लोग सीख लें और हमेशा याद रखें कि जो भी कुछ हुआ है, सबसे पहला स्टेप इज एक्सेप्ट। उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए आप, और फिर अपना बेस्ट पॉसिबल एक्शन सोचिए कि इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल एक्शन क्या होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए उस सिचुएशन से, और फिर सोच समझ करके एक्शन लीजिए। बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे तो उस समय तुरंत जो है, क्योंकि फोर ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है, ऐसी स्थिति में ज्यादातर चांसेस है कि हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो उस समय पर कोई भी निर्णय ना ले, कोई भी एक्शन ना ले, कुछ समय अपने आप को दें और फिर जो ठीक लगे उस प्रकार से काम करें। और अगर जरूरत पड़े तो किसी साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, या हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं हमारे बीच में, विवेक सर, तो उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो। हिप्नोथेरेपी में एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। रचना मैडम की आप हेल्प ले सकते हो, वो आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकती हैं, आई थिंक। सर एक और सजेस्ट करना चाहूंगा इसके साथ। राहुल जी, आई वुड आल्सो रिकमेंड वन बुक, साइंस ऑफ इमोशंस बाय डॉक्टर फहद बशीर। ये हर इंसान ने पढ़नी चाहिए। साइंस ऑफ इमोशंस बाय डॉक्टर फहद बशीर, FAHAD BASHIR। ये बुक ऐसी है जो अपने को सिखाती है कि अपने इमोशंस, हर तरह के इमोशंस किस तरह से अपनी बॉडी पर इम्पैक्ट करते हैं एंड उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। एंड दैट बुक हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन आवर बॉडी। तो ये सभी लोग पढ़ लीजिए। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। बहुत अच्छी बुक है। दिस बुक हैज ब्यूटीफुली मेंशन्ड अबाउट हाउ मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज कैन बी रिवर्स्ड बाय मैनेजिंग योर इमोशंस इन द राइट वे। बहुत अच्छी किताब है, सभी लोग पढ़ लीजिए। इट्स रियली नाइस। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन Exactly दिया हुआ है कि आपका कौन सा इमोशन आपके कौन से बॉडी पार्ट पे हिट करता है और कैसे उस पे आप वर्क कर सकते हो। मैम मेरा बहुत सारी नेक्स्ट चीजें क्वेश्चन जैसे आप ही set से करते है। मैम क्वेश्चन ये है कि जो मैच्योर पर्सन होता है, जिसको सब कुछ समझ होती है, सब चीज़ की समझ होती है, वो सुसाइड क्यों करता है? जबकि उसे तो सारे पहलू पता होते हैं, तब वो सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करता है मैम? देखिए आशित, लाइक सुसाइड करने का मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी से कोई रिलेशन नहीं है। वो आपका एक सडन इमोशन होता है जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। सुसाइड कोई सोच समझ के नहीं करता है कि हाँ आज मैं 1:05 पे फांसी का फंदा खरीद के लाऊंगा, फिर 1:20 पे करूंगा। दैट इज नथिंग लाइक दैट। वो एक हाइपर इमोशन की कंडीशन है
जहाँ पे आपका मेच्योरिटी सब साइड में हो जाता है, आपका पूरा ब्रेन का कॉन्शियसनेस वर्क करना खत्म कर देती है एंड यू अटेम्प्ट इट विद इन सेकेंड्स ऑफ इमोशंस। हमारा रस्सी का फंदा स्पेशली नहीं चाहिए होता है, तो दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी। यस, जो मेच्योर लोग हैं उनमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं if they sit for a while and think on their own thought, but sometimes it's a matter of just fractions of seconds. Can I add something on this? Yeah, sure, sir. क्वेश्चन अजीवा जी, जो आपका क्वेश्चन था कि मैच्योरिटी एंड समझदार लोग सुसाइड क्यों करते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, इग्नोरेंस इज द ब्लिस। बहुत बार क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा जब अपने को चीजें पता हो जाती है, एंड स्पेशली जब ऐसे लोगों को डिप्रेशन आता है, नाउ दे नो दैट देयर इज नो वे लेफ्ट फॉर देम। वो फाइनल टचअप पे आ जाते हैं कि मैं खुद एक थेरेपिस्ट हूँ, मैं खुद एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं खुद ये हूँ, मैं फलाना हूँ, एंड नाउ दे नो दैट ऑल दीज मेजर्स आर ऑलरेडी डन, देयर इज नो वे आउट। उस समय जो रचना मैडम ने कहा कि वो झटके से आ जाता है कि अब तो मुझे बस यही फाइनल ऑप्शन है। So sometimes ignorance is the bliss. इसीलिए मैंने शुरू में जैसे कहा कि don't be Google doctors and don't try to analyze your symptoms based on the Google. Ignorance is the bliss. Take the help of mental professional. It will always help. जबरदस्ती से सब चीजें अपने को आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में और एक छोटी सी कहावत है, a gynec can't perform a cardiac. A gynec can't perform a cardiac. So let their roles be defined. मेंटल प्रोफेशनल को अपना काम करने दीजिए, गूगल डॉक्टर्स मत बनिए। रचना मैडम ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बट समटाइम्स इग्नोरेंस इज द ब्लिस। नहीं जानो तो ज्यादा अच्छा है। टेक अ हेल्प फ्रॉम ये, एंड स्पेशली ये क्यों होता है आजकल। पुराने जमाने में जब जॉइंट फैमिलीज थे तो सुसाइड के प्रमाण बहुत कम थे। न्यूक्लियर फैमिलीज में बात करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर लोग चाहते हैं गूगल पे। पुराने जमाने में नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी सब थे, तो दे वर आवर गूगल, दे यूज्ड टू टेल अस, बट आजकल वो है ही नहीं। तो गूगल गुड टू यूज, बट इन द लिमिटेड वे। थैंक यू मैम। थैंक यू रचना मैडम। थैंक यू सर। मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि मैम डिप्रेशन की फर्स्ट और लास्ट स्टेज क्या होती है। डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज तो आप यही कह सकते हो कि अ पर्सन विल बी फीलिंग लिटिल बिट लो, ठीक है, उसका कामों से धीरे धीरे मन हटेगा, बट यही सिम्टम्स आगे बढ़ते बढ़ते इलाज हो जाते हैं कि उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। एक होता है ना कि इनिशियल लेवल ऑफ लॉनलीनेस, जिसमें आप सिलेक्टिव हो जाते हो कि आप किससे बात करोगे, किससे नहीं करोगे, एंड देन इट गोज बियॉन्ड दैट कि किसी से बात ही नहीं करनी है, अकेले रहना है। थैंक यू मैम। मैम एक चीज़ मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, हमने देखा है कि डाटा के मुताबिक महिलाओं से ज़्यादा मेल्स जो हैं, पुरुष जो हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसके पीछे मैम क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षित, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सर एक्सप्लेन कर चुके हैं। दैट इज द सेम रीजन आई वुड लाइक टू से कि मेल्स जो होते हैं ना, उनको बचपन से एक्चुअली इसी तरीके से पाला जाता है, क्योंकि हमने थोड़े टाइम पहले भी मैंने एक ऑफलाइन सेमिनार किया था, उसमें भी इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया था कि ऊपर वाले ने दो बॉडी पार्ट्स बनाए, ठीक है, फिजिकली उन्हें अलग अलग डिफाइन किया, बट उनको सोसाइटी लेवल पे सोसाइटी ने या हमने खुद डिवाइड किया है कि मेल्स आर विद द फाइनेंशियल पार्ट एंड फीमेल्स आर विद द फैमिली पार्ट। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों कंबाइंड है, मेल से फीमेल्स वाले काम हो रहे हैं साथ साथ में, एंड फीमेल्स मेल्स वाले काम कर रही है। तो अगेन वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, बट जो एक पुरानी हमारी पेरेंटिंग है उसमें क्या है, फीमेल्स रो लेंगी, फीमेल्स फ्रेंड्स के बीच में बैठ के गॉसिप कर लेंगी, मेरी सास ऐसी, मेरी नानी ऐसी, मेरी दादी ऐसी, मेरे बच्चों ने ये किया। बट मेल्स में क्या होता है, आप कभी भी मेल गैदरिंग देखिए, 4-5 मेल्स जहाँ खड़े हैं, दे विल टॉक अबाउट इट, बट कभी भी तो कितने भी क्लोज मेल्स हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, मतलब कहते हैं चड्डी बड्डीज हो, तो भी वो अपने इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर नहीं करते, तो कहाँ जाएगा वो, अल्टीमेटली अंदर पेंट अप होगा। दैट इज द रीजन ऑफ मेजर हार्ट अटैक्स विद द मेल्स, दैट इज द मेजर रीजन ऑफ कैंसर
in males, that is a major reason of depression in males, that is the major reason of addiction in males. आपने बहुत कम फीमेल्स को पान गुटखा और सिगरेट पीते देखा होगा. मैक्सिमम मेल्स आर विद दैट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. रो नहीं सकते. क्यों नहीं रो सकते भाई? आंसू भगवान ने उनके लिए भी बनाया, हमारे लिए भी बनाया, तो व्हाई मेल्स कांट? सो यहाँ पे मैं वुमेन एम्पावरमेंट के थोड़ा मैं खिलाफ रहती हूँ. मेल शुड ऑल्सो बी एम्पावर्ड इक्वली. फीमेल्स की बहुत सारे, अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखो, फीमेल सपोर्टिव रूल्स है सारे, और मैंने अपने सामने देखा है कि बहुत सारे मेल्स आर सफरिंग है, तो फिर इक्वल सबको मिलना चाहिए. देयर शुड बी अ मेल पावर हेल्पलाइन आल्सो. थैंक यू मैम. मैम डॉक्टर रेखा सिंह जी हैं जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगी. रेखा जी. जी मेरा क्वेश्चन विवेक सर से है. आई वांट टू आस्क विवेक सर कि आपने जो अभी रीजन बताया फॉर द डिप्रेशन, न्यूक्लियर फैमिली इज रिस्पांसिबल फॉर दिस कॉज, तो ये सही है सर. इवन वी आर ऑब्जर्विंग दैट द चिल्ड्रन लिविंग इन द न्यूक्लियर फैमिली आर गेटिंग मोर serious condition than the nuclear family. But sir, those are living in the nuclear family. What is the solution for the parents that they take care of their children? What kind of the कैसे handle करें कि if they find that their children are getting this situation, so how do they fight with this situation? मैडम आपका सवाल बहुत अच्छा है रेखा जी. मैं खुद एक फादर हूँ. मेरे घर पे ट्विंस है, एक बेटा एक बेटी 13 साल के. वी आर ऑल्सो इन द न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने कहा कि हाँ इस तरह से बच्चों को परवरिश होती है या इस तरह से थॉट्स आते हैं. इफ वी सेट अप एन एग्जांपल, लाइक मैंने अपने घर पे क्या किया बताता हूँ, एंड ऑनेस्टली इट वर्क. फॉर एग्जांपल मोबाइल का यार एक दिक्कत हो गई बचा तो इसका तुझे रिवॉर्ड मिलेगा. दे गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट. This is one of the best thing which I have seen कि it has worked on my kids also. या बाकी जब भी clients आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, तो सबसे पहले रिवॉर्डिंग सिस्टम रखिए अपने बच्चे के लिए कि yes, this is the thing which will work. जबरदस्ती से होता क्या है यहाँ पर कि क्रेडिट कार्ड माँ बाप के पास होता है. रिवॉर्डिंग सिस्टम रखिए. अगर अपने ज़माने में आप चाहते हैं आप जब, तो अपने पेरेंट्स क्या कहते थे, बेटा सैलरी हो जाएगी तो हम लेके आएंगे. We knew the value of money. We knew the मैं कंप्लीट करता हूँ. We knew the value of everything. यहाँ पर इसी वजह से बच्चों को आजकल न्यूक्लियर फैमिली में जो हर चीज़ जब बिना मांगे मिल जाती है, समय से पहले मिल जाती है, तो उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है, क्योंकि मुझे अभी चाहिए, OCD. एंड जब अभी चाहिए कि चेंज में आ जाते हैं, तब दिक्कत आती है. यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा. मैक्सिमम पेरेंट्स, सपोज अभी कोई XYZ पेरेंट काम कर रहा है, आपका बच्चा आपके पास आता है, वो रोते हुए आता है. हम क्या बोलते हैं, वो नॉर्मली आता है, हम बोलते हैं रुक जा मेरा काम शुरू है. फिर बच्चा रोना शुरू करता है, फिर पेरेंट्स जाके उसको गले लगाते हैं. मीन्स वी आर सेटिंग अप एन एग्जाम्पल ऑफ अ रॉन्ग रिवॉर्ड कि जब तक तू रोएगा नहीं, जब तक तू हाथ पैर नहीं पटकेगा, जब तक तू घर के कुछ चीज़ किचन में जाके तोड़ेगा नहीं, तब तक हम ध्यान नहीं देंगे. ये पैटर्न जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, इट टर्न्स इनटू OCD एंड देन इट कैन गो इनटू डिप्रेशन. मैक्सिमम जो डिवोर्सेस भी आजकल होते हैं, मैक्सिमम डिप्रेशन सिम्टम्स होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द OCD. क्योंकि OCD शुरू होता है बचपन से. हमने अपने बच्चों में वो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ. समय सर हमारे पास इतना ही है, समय समाप्त होने वाला है सर हमारा, और सवालों की सीमा बहुत है. उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से. आप सभी को सर धन्यवाद कहना चाहूँगी पूरी अदीरा की टीम से.